टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हर एक लाइव अपडेट लुधियाना वेस्ट के उपचुनावों की हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प, बहुत चैलेंजिंग बने हुए हैं, क्योंकि हर एक दिग्गज मैदान में इस टाइम उतरा हुआ है। और बात करेंगे बीजेपी की। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये पैम्फलेट दिखाना चाहूंगी जहां पे आपको दिख रहा होगा जीवन पर विश्वास, लुधियाना का होगा विकास। क्योंकि जीवन यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि इनके कैंडिडेट का नाम जीवन गुप्ता है। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार तो है, लेकिन आम जनता है वो बेहद समझदार नजर आ रही है। विकास कार्यों के आधार पर वोटिंग की जाएगी। हमारे साथ अविनाश राय खन्ना जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आज प्रेस मीट आपकी तरफ से रखी गई। सर, बहुत बुलंदी से आप हर एक सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं आज जनता को, पंजाब की, लुधियाना वेस्ट की जनता को। सर, पंजाब की राजनीति ने ना बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस बार जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, इन 3 सालों में आपने क्या देखा है पंजाब की राजनीति में, लुधियाना की राजनीति में स्पेशल? मैंने तो पंजाब की बर्बादी देखी है जी। जो सरकार एक पीसफुल माहौल नहीं दे सकी, जो सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकी, जो सरकार हॉस्पिटल में हेल्थ सेवाएं नहीं दे सकी, जो सरकार स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं दे सकी, उस सरकार को हम यही कहेंगे उन्होंने पंजाब को बर्बाद किया है। जिस सरकार के ऊपर बैन लग गया कि आप लोन नहीं ले सकते, ये कितना बड़ा टैग होता है कि एक सरकार जो एक प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही सरकार, वो इस तरह का टैग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट जहां पर कैसी है। तो ये 4-5 कोर इशू हैं जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि 3 साल जो है वो सरकार के बर्बादी के। एक चीज आप पूछना चाहेंगे, हमारे पंजाब के ऑनरेबल सीएम भगवंत मान जी ने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, फंडिंग ही नहीं आती, फंड्स आएंगे तो डेफिनेटली विकास होगा। क्या इस तरीके की स्टेटमेंट जायज है? पहली बात, अगर वो इस लायक नहीं है कि उनको फंड नहीं मिल रहा है तो ऐसी सरकार बनानी क्यों जनता ने? फिर हम अच्छे नहीं उनसे, हम फंड लेके आएंगे। पर ऐसा नहीं है। जैसे ही जब से फाइनेंशियल कमीशन 14 और 15 का बना है, पहली बात कि पंचायत लेवल पर सीधा पैसा आ रहा है। आप गांव में जाएंगे, पता पूछना सरपंच को जाके तुझे कितना पैसा आया है। आपको ऐसे गांव भी मिलेंगे जिसको साल में 1.5 करोड़ रुपया भी आया है। तो हम कैसे उनके साथ वितकरा कर रहे हैं? जब एक गांव को पैसा आ सकता है, जो जीएसटी का शेयर है वो इनको भी आएगा, जो स्कीम बनती है ऑल इंडिया लेवल पर उसका जो पैसा है वो इनको भी आएगा। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, अगर जे किसान के लिए सीरियस होते तो पंजाब में जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होती। क्या था उसमें? उसका कंपोनेंट था, मेजर पोर्शन केंद्र ने डालना था, कुछ पोर्शन पंजाब में डालना था और कुछ शेयर, बहुत माइनर शेयर डालना था किसान ने। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपना शेयर नहीं डाला। तो कितना बड़ा न्याय का उसने किसानों के साथ किया है। तो फिर कैसे कह सकते हैं केंद्र पैसा नहीं देता? तो एग्जाम्पल देना। दूसरी बात, जब से हमारी सरकार आई हमने एक काम किया है कि जो पैसा आपको दिया है उसका हिसाब किताब हमें दो। अगर हमने 100 रुपया दिया है उसका जूसी दे दो, अगला पैसा ले लो। अगर आप जूसी नहीं देंगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि फिर वो शोर बचाएंगे? पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। फिर भाई आप अपनी बात तो बताओ कि हमने जूसी नहीं दी। पिछला पैसा जब तक आप खर्च नहीं करोगे तो हमें क्या पता कि आपने वो खर्च किया या नहीं किया। तो इसलिए ये इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ कि एक सीएम के लिए ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। बात की जा रही है कि पंजाब कर्जदार स्टेट बन चुका है। पिछले महीने 100 करोड़ का कर्ज लिया गया, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होता है कि ऑलरेडी पिछली सरकारों ने इतना कर्ज लिया पंजाब में कि उसको उतारने के लिए तो कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन सर, उसमें पिस कौन रहा है? एक आम जनता पिस रही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ऐसा कीजिए, आप पुरानी जब सरकार चेंज होती है उसके सीएम के बयान सुन लो, वही बयान मिलेगा आपको। ये कब इस बात से हम बाहर निकलेंगे? उसके निकल का एक ही रास्ता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इससे हम कब बाहर निकलेंगे? ठीक, एक ही रास्ता है इसका। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला के ही आप, हरियाणा ने कभी बात नहीं की, हिमाचल, बाकी सरकारों ने जहां हमारी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी ढंग से चलाया हुआ है और जो भी केंद्र की स्कीमें हैं
वो अपने कंट्रीब्यूशन करके वो मैक्सिमम जो लाभ है वो जनता को दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मुझे दुख होता है, मैं भी 2 बार MP 1 बार MLA रहा हूँ, ठीक है। हम जिस गांव में जाते थे, अगर उसका पूरे काम का पैसा नहीं दिया तो गांव वाले कभी हमें आने नहीं देते थे। ये क्या है कि एक स्कूल में एक टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए, टॉयलेट का उद्घाटन उसकी भी रिपेयर की है। आप हैरान होंगे। तो एक मंत्री टॉयलेट बनाने के लिए वो उद्घाटन करने के जाए तो कैसा स्तर है सरकार का, आप समझ सकते हैं। सर एक चीज और, खुद ऑनरेबल CM यहाँ पर खुद नजर आ रहे हैं कैंपेनिंग में लगातार, वो एक स्टार कैंपेनर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो आम जनता है वो लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट करती नजर आ रही है कि क्या हमारे पंजाब के CM इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं हमारे पंजाब की, उन सबको पीछे छोड़कर यहाँ पे स्टार कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या ऐसा लग रहा है कि लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का तरीका है ये? नहीं, देखो, कभी हमारा कोई PM, हमारा कोई केंद्रीय मंत्री कंपेन के लिए नहीं आया। आज हमारे पास हमारे पड़ोसी CM आ रहे हैं, दिल्ली के CM आ रहे हैं, लेकिन केंद्र से हमने, क्योंकि हमारी सेंट्रल बेस्ड पार्टी है, लेकिन जहां पर केजरीवाल, जहां पर CM, सारी सरकार, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ, सारी सरकार जहां बैठी है, तो आप समझ सकते हैं वो कितने डरे हुए हैं। अपने जो कर्म किए हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए अब एक हथियार और शुरू कर दिया उन्होंने, जो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी साइन नहीं है, प्रेशर डालना। अगर कोई कार्यकर्ता हमारे साथ चलता है, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसके ऊपर एकदम फोन आता है कि हम आए अभी आपके पास, रेड करेंगे, वो करेंगे। ऐसे डेमोक्रेसी में नहीं चलता। डेमोक्रेसी जनता के, हम मत कहते हैं, मत का दान लेना है हमने उसको फोर्सफुली कुछ नहीं करना। सो लोगों ने मन बनाया हुआ है, इस बार हमको सबक सिखाएंगे। इस इलेक्शन से ना तो सरकार गिरनी है ना ही बननी है, लेकिन एक कान खींचने वाला ये एक मेथड है। अगर जनता आज कान खींच देगी कि हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, तो कम से कम अगले 2.5 साल जो हैं वो जनता के आराम से कट जाएंगे, झूठ बोलने से कट जाएंगे। लेकिन सर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि लोगों का प्यार और विश्वास ही है जो 100 से 150 लोग रोज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो BJP से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, अकाली दल से भी आ रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जितने ज्यादा लोग उनकी पार्टी में शामिल होंगे तो क्या जनता का विश्वास बरकरार रहेगा आम आदमी पार्टी पे? पहली बात देखिए कि चुनाव वेस्ट का है, तो बठिंडा के लोग यहाँ आके शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल ये हो रहा है, ये तस्वीर है। फिर क्या है? फिर तो सिर्फ शामिल करना है, आपके लिए वो देना है, न्यूज देनी है, इतने काम है। वो बठिंडे वाले बेचारे यहाँ की करेंगे। सर एक राज्य स्तर पर आपकी तरफ से, BJP की तरफ से आरोप पत्र निकाला गया, जिसमें यहाँ ये तक बात की गई कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की गई कि जब सरकार, मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी, तब कहा गया था 116 मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, 16 मेडिकल बड़े बड़े कॉलेजेस बनेंगे, लेकिन अब 2025-26 के बजट में वो सिर्फ एक पे सिमट के रह गया। क्या आपको लग रहा है वो एक भी नजर आएगा? क्योंकि 2027 में तो फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से लोग कहीं ना कहीं वोट डालने जाएंगे, तो किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी का विश्वास जताएगी जनता पर? डेफिनेटली आपने अपनी बात का जवाब आप ही दे दिया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो अभी तक सिर्फ एक आया, ठीक है, वो भी फंक्शनल है कि नहीं फंक्शनल ये नहीं पता। इसलिए एक मैं अभी बात कर रहा था कि बहुत सी लोग PhD करते हैं बहुत सब्जेक्ट की, तो जहां पर इन्होंने झूठ बोलने की PhD की है, पता नहीं कहां से झूठे जे लेके आते हैं। आज हर नेता कितना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो आम आदमी पार्टी को उतना ही बड़ा नेता है, तो इसलिए जनता आगे से इन पर विश्वास नहीं करेगी। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, अभी प्रेस मीट में 2 मुद्दों पर आपने बात की, हमने भी वो सुना, एक शिक्षा क्रांति, एक युद्ध नशा विरुद्ध। सर उनका तो कहना है बड़े बड़े सौदागरों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया जो नशे का कारोबार करते थे। शिक्षा क्रांति में इतने सारे सरकारी स्कूल बनाए, उनकी नुहार बदल दी, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है। सर क्या ये शिक्षा क्रांति, क्या युद्ध नशा विरुद्ध आम जनता को नजर आया है? देखो, पहला जो युद्ध नशा विरुद्ध, मैं उसके लिए उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। 31 मई तक उन्होंने कहा था कि पंजाब बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएगा। सर डेट अनाउंस हुई थी ना? आप उसको सर्टिफाई करते कि हो गया? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक। दूसरा, जिन लोगों को क्लेम करते हैं कि हमने पकड़े हैं, एक भी बंदे को सजा हुई है? अगर सरकार की नीयत होती कि हमने नशा खत्म करना है, नशे को करना, सजा देनी है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते, इमीडिएटली
चलान पेश करके उनको सजाएं होती, नहीं हुई। अब है शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब समझते ना आप, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज। वो क्या हुआ? मैंने एक उदाहरण दिया कि एक दीवार को पॉलिश किया, स्कूल की दीवार को, एमएलए साहब कहते हैं मैं उद्घाटन करूंगा, तो गांव वाले पीछे पड़ गए। फिर आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया? पैसे तो हमने खर्चे। तो ये शिक्षा क्रांति है। शिक्षा क्रांति होती कि सभी स्कूलों में टीचर होते, लैब में प्रॉपर फैसिलिटी होती, हर स्कूल में प्रिंसिपल होती। मैं अपने एक एरिया की बात बताता हूँ। कोटतुई गांव है, वहां के पास एक गांव है। उस गांव के मुझे डेली फोन आता है कि सर एक ही टीचर है, 80 बच्चे हैं, लेकिन वो टीचर भी मीटिंग में चला गया है, बच्चे तो सड़कों में घूम रहे हैं, प्रिंसिपल भी नहीं है वहाँ पर। एक टीचर ओनली 80 बच्चों के ऊपर एक टीचर, तो बच्चे कहाँ घूमते हैं? सड़कों के ऊपर। पेरेंट्स के फोन आते हैं कि हमारा बच्चा कहीं एक्सीडेंट में न मर जाए, तो कृपया को इसको भेजो तो सही। तो डीसी को फोन करना पड़ता है जी वो मीटिंग में आई है। तो ये शिक्षा क्रांति है। एक भी ऐसा काम बता दे, एक भी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, उसके टीचर भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आप देखो ना, कवर करो आप, कितने लोग बिल्कुल देखे सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी धूप में, इतनी हीट वेव है जहाँ पर 1 मिनट भी बैठना मुश्किल है, लेकिन इतने दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद सीएम यहाँ से होके निकल जाते हैं क्रॉस करके, लेकिन आज उनकी यही नाराजगी है कि कोई हमारे पास आके रुक कर हमसे सवाल नहीं पूछता कि आप क्यों बैठे हैं इतनी धूप में। फ्लाईओवर ट्रैफिक को ईज करने के लिए बना था, लेकिन जो नीचे धरनों के लिए नहीं बना था। आज उन बेचारों को धरनों के ऊपर बैठकर अपनी बात कहनी पड़ रही है। से जाते जाते जीवन गुप्ता जी के लिए क्या कहेंगे? एक बहुत हम्बल पोलाइट पॉलिटिशियन, आज से नहीं 35 सालों से मुंह देख रहे हैं बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं। आप उनको कितना स्ट्रांग मान रहे हैं लुधियाना वेस्ट की सीट के लिए? हमारा वो साथी है। मैं समझता हूं कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। आप यहाँ जितने भी लोग देखेंगे वो हमारे बुलाए से या पार्टी के बुलावे से नहीं आए, वो इस खुशी से आए हैं कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और हमने उस कार्यकर्ता को जिताना है। तो मैं समझता हूं कि जीवन गुप्ता, आज राजा और रंक में लड़ाई है, 2 बड़े अमीर लोग और एक साधारण व्यक्ति, उसमें लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि जब जो जीत के एमएलए बनेगा, अगर उसके घर में जाएगा तो दरवाजा वो खोलेगा। अगर इन बड़े लोगों के घर में जाओगे ना, पहले कुत्ते भौंकेंगे, फिर कोई गनमैन आएगा, फिर जाके पता नहीं दरवाजा खोलना नहीं खोलना तब भी पता नहीं है। तो इजीली अवेलेबल और सबका काम करने वाला ये व्यक्ति हो। जी हाँ, लगातार हर एक चुनावी अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस बेहद दिलचस्प इस टाइम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि आम जनता किस पर अपना विश्वास दिखाती है। पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।